भाग करवा दिए हैं पूरा। भाग करवा दिए। अभी भाग चेक के आप फिर से सब लोग बताएंगे तो मतलब राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 1 के अंतर्गत कहा गया है। इसका जो कहाँ तक क्षेत्र है, क्षेत्र विस्तार के बारे में बताएगा, वो भाग 1 के बारे में। ध्यान से इस चीज को बताएं। देखिए भाग 1 जो है ना, बोलने के लिए कर्म में बोल रहे भारत एक राज्यों का संघ प्रस्तावना तो पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ऐसा होता है एग्जाम में, हम बताते हैं तरीका कैसे क्वेश्चन को हम नहीं भी जान रहे हैं फिर भी कोशिश करेंगे उस जगह तक पहुंच जाए। अगर संविधान का 22 भाग के बारे में जानकारी अगर रखे हुए हैं, अगर जानकारी इतना जानकारी है ना, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन रहता है। कभी कभी रेयर केस में ऐसा रहता है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एक साथ नजर आएगा आपको। कभी ऐसा रहेगा अनुच्छेद 16 नजर आएगा, कभी अनुच्छेद 42 नजर आएगा, 48 नजर आएगा, 50 नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। तो आप जब जानेंगे ना कि भाग पहला में अनुच्छेद कहां से कहां तक है और भाग फर्स्ट में क्या है। जैसे नागरिकता के बारे में यदि हम बात करें, नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको दे दे और ऑप्शन आपको दिखाई दे कि अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, आप ऑप्शन में क्या टिक करेंगे? क्वेश्चन हम नहीं जान रहे क्या क्वेश्चन है, लेकिन क्या अनुच्छेद 10 वाला आंसर तो आसानी से कर सकते हैं ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भाग 2 में नागरिकता है और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो 11 के बाहर वाला जो भी ऑप्शन होगा या 5 से पहले वाला जो होगा वो तो ऐसा ही छट जाएगा। तो कोशिश कीजिए, ये सब तरीका है ऑप्शन एलिमिनेट करने का, ठीक है। ऐसा जरूरत नहीं है आप 395 का, अभी तो 470 प्लस अनुच्छेद हो गया, पॉसिबल नहीं है किन्हीं को याद कर पाना, लेकिन जो जरूरत का चीज है उतना तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं ना, समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जन्म से किसी व्यक्ति को जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 6 में क्या है? ठीक है, पाकिस्तान से आने वाले या जाने वाले ये बता दीजिएगा। आने वाले, यानी हम लोग क्या करते हैं, पहले अतिथि का वेलकम करते हैं, यानी पहले आइए फिर जाइए। तो वो ये समझिए कि आने वाले के लिए अनुच्छेद 6 के तहत जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 7 के तहत किसको है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले को जो है 7 से। अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में क्या? विदेश नागरिकता नहीं देंगे 8 के तहत। देखिए नागरिकता का बना रहना होता है 8 के तहत है, वो लैंग्वेज सही है, लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता नहीं रहेगी, ये अनुच्छेद 9 के तहत है। क्या? पंजीकरण के द्वारा, वो 10 के तहत, अनुच्छेद 10 के तहत आपको हम बता रहे हैं कि नागरिकता, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, वो अनुच्छेद 9 के तहत है। 9 मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं रहेगा मतलब क्या? अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे, भारत कैसे नागरिकता प्रावधान करती है? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता यानी दूसरे देश की नागरिकता नहीं रहेगी, यानी यहाँ की नहीं रहेगी, दूसरे जगह का। अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता को आप जो है अधिग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 11 संसद जो है आप नागरिकता संबंधित जो है विधि बना सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 11 हो गया। अब अनुच्छेद 11 तक तो 5 से 11 है, फिर आगे आते हैं तो अनुच्छेद 12 के तरफ जाएंगे, मतलब भाग हम 3 में प्रवेश कर रहे हैं। और भाग 3 में है क्या? मौलिक अधिकार, ठीक है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्याएं कितनी है? ठीक है, मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्याएं 7 थी, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है? 11 है। और मूल संविधान में कितना था? 0 था, ठीक है। अच्छा, आगे मौलिक कर्तव्य की बात चर्चा करेंगे आगे। हम मौलिक अधिकार में देख रहे हैं तो अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर भाग 3 अनुच्छेद 35 तक जाती है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या है? थोड़ा देर पहले, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा देर पहले आप सभी के मुंह से निकला था 1 से लेकर 50 तक, याद है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्यों की परिभाषा,
जो कि मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग जो है राज्य की परिभाषा वो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। राज्य की परिभाषा दो जगह दिया गया है, एक मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या दिक्कत हो रहा है बैठने में? ठीक है, राज्यों का परिभाषा जो है दो जगह कहाँ है, एक मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग, एक नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और दोनों का पहला अनुच्छेद है, यानी जैसे मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 12 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 36, दोनों में राज्य की परिभाषा ही है। ठीक है, अनुच्छेद 13 बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 13। ठीक है जी, मतलब यह है मौलिक अधिकारों को जो है अल्पीकरण करने वाली विधि जो बनाई जाती है, यानी मौलिक अधिकारों को कम करने की जो विधि होती है संसद बना सकती है, वह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14 बताइएगा, अभी थोड़ा देर पहले जिक्र भी हुआ था 14 का। अनुच्छेद 14 को दो पार्ट में बांटा गया है, और दो पार्ट है जो दो देशों से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है, जैसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है समानता का अधिकार आता है, समता का अधिकार आता है, जिसमें अनुच्छेद 14 में दो पार्ट में बांटा गया है, जो क्या क्या है ये बताइएगा, एक अमेरिका से, एक इंग्लैंड से। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 विधि का समान संरक्षण और विधि का समान संरक्षण और विधि का समानता, यानी समानता, विधि का समानता, यानी एक समानता है, दूसरा संरक्षण है। तो विधि का संरक्षण जो प्रदान करता है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? संरक्षण की बात करते हैं, संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और विधि का समानता की बात करते हुए ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 14 जो है दो पार्ट में, एक विधि का समान संरक्षण और दूसरा विधि का समानता की बात करते हैं ब्रिटेन, और संरक्षण अमेरिका। अनुच्छेद 15 बताइएगा। ठीक है, तो जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पे जो है भेदभाव जो के बारे में जो बताया गया वो अनुच्छेद 15 में है। अब हम जब यहाँ पे आए 15, ऐसा आर्टिकल बताना है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ऐसा मौलिक अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 ध्यान रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। और देखिए ये ऐसा अनुच्छेद है, आप एक बार इसके बारे में जानेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये सही है कि विदेशों को, मतलब विदेशी व्यक्ति को नहीं प्राप्त है। 15 में तो सभी लोग समझ गए क्या है, जाति, धर्म, ठीक है, कि लिंग आदि के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। 15 अगर ये समझिए, अगर कोई बाहर से विदेशी व्यक्ति आया है, अगर जाति धर्म के आधार पे उसे यहाँ पे भी उसे उस तरह से मिलने लग जाए तो ये दिक्कत है ना, इसलिए वो अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या है अनुच्छेद 16 में? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? एक तरह से नौकरी, सीधा समझिए कि नौकरी के लिए यदि आप समझ लीजिए उसके लिए भी अगर उसको समान अवसर दे दिया जाए तो ये भी तो दिक्कत है ना, इसलिए 16 भी उसे नहीं प्राप्त है। 15, 16 हो गया। 19, 29, 19 में समझ रहे हैं आप भारत के नागरिक हैं, आपको सारी आजादी आपको प्राप्त है। क्या कोई विदेशी व्यक्ति आके यहाँ सारा आजादी दिखाए तो ये भी दिक्कत है, इसलिए 19 भी नहीं प्राप्त है। आगे 29 और 30, 29 में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए है, 29 और 30 में भी अल्पसंख्यक के लिए विद्यालय, ठीक है, यानी शैक्षणिक संस्थान खोलने की बात कही गई है। 29, 30 आप समझ सकते हैं, ये 5 अनुच्छेद ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अब 15, 16 हो गया। 17 की बात करते हैं। अस्पृश्यता या अस्पृश्यता, अस्पृश्यता बोलने के क्रम में अस्पृश्यता सब लोग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है, जो अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे बताना है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अच्छा बताइएगा, भारत रत्न से सम्मानित जो है या फिर कोई भी पुरस्कार मिलता है वह किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिलता है? अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग ही मिलता है। बात करते हैं अनुच्छेद 19 का। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का, जैसे समता का अधिकार पढ़े हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, उसके बाद 19 से लेकर 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में ही अनुच्छेद 19 में जो है उसको कुल कितने भागों में बांटा गया है? जो अनुच्छेद 19 को जो है, जैसे 19 का 1 की यदि हम बात करते हैं तो क्या है? बोलने की आजादी या प्रेस की स्वतंत्रता। और 19 के 1 के ए में क्या है?
19 का जैसे नहीं 19 का ए का ए, हाँ नहीं हम क्या बता रहे, 19 का ए जो है ना, ए में तो बोलने की आजादी है, 19 का ए का ए जी झंडोत्तोलन का यानी कि जो है अधिकार, जो निजी तौर पे कोई भी अपने भवन में हो या निजी संस्थान में झंडा जो फहराने का अधिकार दिया गया है, वह किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 19 के 1 के ए के अकॉर्डिंग है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 का बी में क्या है। क्या किसको मगर रूम ऑनर बताया हुआ है 1500 ठीक है। 19 की बी में बताइए क्या है? ठीक है 19 एकत्र होने का। देखिए अब क्या है, अगर आप समझिएगा एक भाषा के तौर पे हम अपने लॉजिक से बनाए हुए थे 19 का ए बी सी डी ई एफ जी तक जैसे है, ठीक है। अगर आपको बोलने आता है लोग सुनने आएंगे, मेरी बात को समझिएगा, बोलने आता है तो लोग सुनने आएंगे, इसका मतलब क्या? सुनने आएंगे तो लोग इकट्ठा होंगे ना, तो आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं यानी सभा आयोजित कर सकते हैं। यानी बी में क्या है? शांतिपूर्वक सभा या बैठक का आयोजन कर सकते हैं बी में। सी की बात करते हैं, जब लोगों आपके पास लोग हैं तो क्या? संगठन, ठीक है, संगठन बना सकते हैं, यानी सी से क्या हो जाएगा? सी में संगठन। आगे डी की बात करते हैं, तो जब आपके पास संगठन है, कोई भी संस्था है, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आप एक जगह बैठ के तो नहीं कर सकते हैं ना, आप जगह जगह घूमेंगे तभी जाके पता चलेगा लोगों को। तो 19 के डी में क्या है? देश के किसी भी कोने में आवागमन की स्वतंत्रता। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, वहां पे भी आप आज़ादी है कि आप देश के किसी भी कोने में आवागमन कर सकते हैं आर्टिकल 19 के डी के तहत। आखिर बात करते हैं आर्टिकल 19 का ई, और 19 के ई में क्या है? ठीक है। अब देखिए आप देश में आवागमन यानी घूम रहे हैं, हो सकता है कोई देश आपको, कोई जगह ऐसा हो जहां आपको ज्यादा लोग समर्थक मिल जाए, ठीक है, चाहने वाले ज्यादा हो, आपका इच्छा हो सकता है ना कि हम वहां पे बस जाए, ठीक है। तो देश के किसी भी कोना में बसने की आज़ादी जो है वो आर्टिकल 19 के ई में है। अब बात करते हैं, आप जहां रहिएगा वहां कुछ ना कुछ वर्क कीजिएगा, कुछ ना कुछ संपत्ति अर्जित तो करेंगे ही, तो यही है संपत्ति को, अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो पहले किस अनुच्छेद में था? 19 के एफ में था, ठीक है। अब जो है इसे समाप्त कर दिया गया, अब किस अनुच्छेद में है? 300 के क में। और ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो संविधान के किस भाग में है? भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं हैं। जब ऐसा संपत्ति के बारे में चर्चाएं आती आपको, आप नहीं कुछ जब ही जानते फिर भी तो आप बोल सकते हैं कि भाग 12 होगा। तो ऐसा कब बोल सकते हैं? जब आप भाग के बारे में जानेंगे कि इस भाग में ये चीज है, ठीक है। 19 का एफ हो गया, एफ संपत्ति खत्म। अगर आपके पास संपत्ति का अगर नहीं रख सकते हैं ज्यादा, तो कम से कम उतना तो रखना पड़ेगा जिसके लिए जीविकापार्जन हो सके। तो जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करने की आजादी किस अनुच्छेद में है? 19 के जी में है। ए से लेके जी तक सभी लोगों को याद हो जाना चाहिए। एक बार फिर से बोलिएगा, 19 के ए में क्या है? बोलने की आजादी। बी में सभा या समिति यानी एकत्र करने का, ठीक है। सी में क्या हो जाएगा? संगठन बनाने की आजादी। डी में क्या हो जाएगा? देश के किसी भी कोने में आवागमन की आजादी। और ई में क्या हो जाएगा? कहीं भी बसने की आजादी। और एफ में जो कि समाप्त है। जी की बात करते हैं, जीविकापार्जन के लिए व्यवसाय आदि कर सकते हैं। बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग बहुत मुश्किल हो जाता है ये। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20 का। अनुच्छेद 20 में बताइए क्या है? अपराध के लिए, ठीक है, दोष सिद्धि संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 20 की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जा सकता है जब उसे किसी भी न्यायालय के द्वारा जो है, ठीक है, या फिर वो किसी भी नियम का यानी विधि का अतिक्रमण कर रहा हो, तभी जाके वो जो है दोषी व्यक्ति करार होगा, ठीक है। आगे बताना है आपको अनुच्छेद 21 में क्या है। और जैसे अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने
जो है मतलब यानी सेल्फ जो बोला जाता है एविडेंस प्रस्तुत कर सकता है, यानी सेल्फ गवाह जो है खुद बन सकता है, यह किस अनुच्छेद में आ जाती है? अनुच्छेद 20 के तहत ही है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के तहत ही है। जो कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है ना कि किसी व्यक्ति को पुलिस टॉर्चर कर रहा है, उस समय आप बोल दीजिए कि हाँ हम ये जुर्म किए थे, लेकिन आप कोर्ट में जो है आप बोल सकते हैं हम ये जुर्म नहीं किए हैं, इसके लिए हमें पुलिस जो मतलब पुलिस के बलपूर्वक यानी कहने का उस वजह से हमने एक्सेप्ट किया था। तो आप ये बचने का एक जरिया होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बताना है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, ठीक है, एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाता। यानी कोई अपराध कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को कोई अपराध 2020 में किया है और किसी अपराध के लिए उस समय का जो जुर्म है, जो ये सेक्शन लगेगा, ये सजा होगा, ठीक है, और उसका कोर्ट में यदि सुनवाई 2040 में जाके होता है, उसे 2040 में उसके लिए पनिशमेंट थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन उसको जो सजा मिलेगी वो 2020 के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। कहने का मतलब जिस समय क्राइम किया था उसी के अकॉर्डिंग जो है सजा, वो भी आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, आगे बताना है किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार, यानी हवा प्राप्त करने का अधिकार, वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किसमें कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 का ए भी है, और अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार है, जो कि 0 से लेके 14 वर्ष के बच्चों की। लेकिन आगे चल के सुन लीजिए, वेट, ठीक है, सुन लीजिए, पूरा बता रहे हैं। पहले जो है अनुच्छेद 21 के ए के अकॉर्डिंग 0 से 14 वर्ष, आगे चल के जो है अनुच्छेद 45 जिसमें संशोधन करके जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ठीक, आगे बताना है आपको अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, जो कि अनुच्छेद पहले क्या था नहीं समझे होंगे, 21 नहीं क्लियर हुआ। अनुच्छेद 21 में 0 से आप लोग बोलते कहाँ है, हमें चेहरा बताया, आप लोग का पता चला कि नहीं इसमें कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है। पहले 0 से 14 था, आगे चल के अनुच्छेद 21 में संशोधन करके अनुच्छेद 45 में जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा किया गया, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी आता है। आंगनवाड़ी वगैरह जो है वो स्टार्टिंग उसी में आ जाता है 0 से, यानी कि इसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 21 में है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, आगे बताना है आपको, और इसे जो है कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 के कौन 2002 में जोड़ा गया था। क्या में संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन। और यही जो है 11वां मौलिक कर्तव्य बनता है। यानी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा जो अनुच्छेद 21 का कौन। ठीक है, आगे बताना अनुच्छेद 22 में क्या है? बात कहाँ जा रहे हैं? अनुच्छेद 22 बोल रहे हैं कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, वो अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग होता है। और अनुच्छेद 22, ठीक है, अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग भी 1-2 बातें बता सकते हैं। जो किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस पकड़ के ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर किसी न किसी न्यायालय में, ठीक है, न्यायाधीश के सामने उसे प्रस्तुत करना है। ठीक है, क्या और किस कारण से पकड़ रहे हैं वो बता। लेकिन कभी होता है कि शक के गिरोह में भी आपको पकड़ सकता है, जिसके लिए इसीलिए कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है किसी न किसी न्यायालय में प्रस्तुत करना है। गिरफ्तारी से संबंधित जो है हम क्या बता रहे, देखिए आप एग्जाम निकालना है, कोशिश करिए अनुच्छेद को ऐसे समझे कि एग्जाम में प्रश्न गलती ना हो। ठीक है, और एक बार सुन लीजिएगा ना सिर्फ सारा अनुच्छेद, तो लगभग समझिए हर दिन का 1 से 2 क्वेश्चन में आपको अनुच्छेद देखने को मिलता ही होगा पर डे। समझिए कि अभी नहीं सही हो रहा होगा, धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। 1 दिन गलती होगा, 2 दिन गलती होगा, लेकिन ऐसा सब दिन नहीं होगा ना। जब तक पढ़ेंगे नहीं एक बार तब तक नहीं हो पाएगा। अभी 22 तक है, 23 की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 23 में बालाश्रम, जो कि बलात्श्रम का मतलब क्या होता है कि बलपूर्वक काम। श्रम मतलब क्या होता है? काम करवाना। ठीक है, तो अगर बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति से आप काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, तो वो बलात्श्रम इसी के तहत जैसे होता है किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, कोई लोग बाहर ले जाके बेच देता है,
ठीक है, इतना कहा। तो मानव दुर्व्यापार जो बोला जाता है वो भी अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग ही होता है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी आपको सीधा नहीं दिखे कि बलात्श्रम, आपको कहा जाए मानव दुर्व्यापार जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में बताना है क्या, तो बाल श्रम निषेध है, वो बाल श्रम निषेध है। तो बाल श्रम निषेध का मतलब क्या, वो बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं जिसमें कितने वर्ष से कम बच्चे, तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए जो है आप किसी भी कल कारखानाओं में काम पे नहीं लगा सकते हैं। जब आपको सरकार गवर्नमेंट जो है 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया है, तो फिर उसको काम करने के लिए कैसे बोलेगा। इसलिए जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 25 बताना है। आप अनुच्छेद देखिए, अभी जो था अनुच्छेद 23-24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 में क्या है ये बताना है। देखिए, अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग कहा गया आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उस धर्म को जो है आप मानने के लिए जो है आप प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। वो अनुच्छेद किसमें है, 25 के अकॉर्डिंग है। आप जिस धर्म को मानिएगा, स्वाभाविक सी बात है, उसको प्रचार प्रसार कीजिएगा ही, बोलिएगा ही किसी दूसरे के पास, वो किसके अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों की प्रबंध करने की जो है स्वतंत्रता है, वो किसके तहत है, 26 का। धार्मिक कार्यों करने का मतलब जैसे यज्ञ महायज्ञ वगैरह जो होता है, ये सब जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, 26। ठीक है, आगे बात करें अनुच्छेद 27, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 27 और 28। 27 में क्या, आप सोच लीजिए कि आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप चंदा इकट्ठा करिएगा, अगर गवर्नमेंट कहे नहीं उसमें से भी हमको टैक्स दीजिए, तो ये सही नहीं है ना। इसलिए अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा किए गए जो है, हाँ चंदा समझ लीजिए उसको अपनी भाषा में, ठीक है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, 27, वो टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 बताना है। हाँ बिल्कुल सही है, आप समझ लीजिए कोई शैक्षणिक संस्थान है और उस शैक्षणिक संस्थान में आप किसी धर्म विशेष को आप शिक्षा दे रहे हैं, ये गलत है। जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 28 के अकॉर्डिंग। अब आगे आते हैं अनुच्छेद 29-30, जो अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में क्या है ये बता दीजिए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये सीधा सीधा अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक जो है अपने लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 31, जानते हैं 31 के बारे में पूछता नहीं है, और अनुच्छेद 31 में था क्या, कुछ जानते हैं थोड़ा भी, वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो अनुच्छेद 19 के F और अनुच्छेद 31, इस दोनों को समाप्त करके अनुच्छेद 300 का क में समाहित किया गया था। ठीक है, थोड़ा जानना जरूरी होता है क्योंकि ऑप्शन में रहे तो आप उसमें कंफ्यूज ना करें। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे B.R. अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट कुल कितने प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और वो रिट कौन कौन सा है, कोई एक लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब सब लोग मिला के बोलेंगे तो बोलिए देंगे। ठीक है, अब 2 उधर बोलेंगे 2 उधर बोलेंगे, आराम से बोला जाएगा। ठीक है, सुनिए, अच्छा सुनिएगा। सबसे पहले हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करने का भी काम करेंगे जिससे कि हमेशा के लिए याद भी रहे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, उसके बाद उसे क्या किया जाएगा, किसी न किसी के आदेश के अकॉर्डिंग उसे भेजा जाएगा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, आदेश यानी किसी दूसरे का आदेश, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। इसके साथ साथ जो है परमादेश होगा तो वो किसी न किसी रूल का उल्लंघन किया होगा, जिसे हम प्रतिषेध बोलते हैं, जिसे मना किया था कि इस काम को नहीं करना है, आप उस काम को यदि करेंगे तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो पहला चीज हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका हो गया परमादेश, तीसरा हो गया प्रतिषेध। अब प्रतिषेध, अब चौथा की यदि हम बात करते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है,
उत्प्रेषण जिसे जो है हमें क्या बोलते हैं, उसको पोस्टमार्टम बोला जाता है। ठीक है, कहने का एक एक नियम, हाँ एक एक नियम को जो है आप सब देखा जा रहा है वो उत्प्रेषण के अकॉर्डिंग है, क्या है नहीं है। ठीक है, वो उत्प्रेषण होता है। और पांचवा एक बचता है सबसे लास्ट में, ठीक है, क्यू वारंटो, जिसे अधिकार परीक्षा के नाम से जानते हैं कि ये बताता है जो आपका अधिकार क्या है। आप कोई भी व्यक्ति जो है, आप अगर जॉब कर रहा है अवैध तरीके से या कोई भी काम कर रहा है, तो आप किस अधिकार से, किस हैसियत से आप उनसे पूछ रहे हैं। जैसे समझ लिए कहीं भी पुलिस चेकिंग ही कर रहा है, उसके पास वो अथॉरिटी होता है। ठीक है, वही लास्ट में है आप पांचों में क्या है, क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। ठीक है, पांचों एक बार फिर से सुनिएगा। सबसे पहला क्या बताया आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। अभी लग रहा है ना बहुत आसान हो गया। आप घर पे जाके रात में एक बार सोने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। नहीं याद आएगा आप एक बार बुक पलट के देख लीजिएगा, उससे भी नहीं होगा वीडियो एक बार प्ले करके सुन लीजिएगा सोते टाइम, सारा क्लियर हो जाएगा। पांचों एक बार फिर से बोलिएगा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा ठीक है अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 प्रकार का जो है रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का ही रिट जारी करता है जो अनुच्छेद 226 के तहत। ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 226 के तहत कौन करता है जारी, हाई कोर्ट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि हमेशा के लिए रहे। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि न्यायालय द्वारा यह आदेश किसी व्यक्ति को बंदी यानी किसी व्यक्ति को बंदी की प्रार्थना और उसे बंदी बनाने वाले अधिकारियों को जारी किया जाता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर लाइए और उसे यहाँ पे प्रत्यक्ष करिए। ठीक है, हाँ उपस्थित करना है। यही बात कहा गया, न्यायालय द्वारा यह आदेश जो है बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है। ठीक है, और ये किसी व्यक्ति को तो नहीं जारी किया जाता है, वो अधिकारी को दिया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, किसी न्यायालय के द्वारा। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर यानी यात्रा के समय को छोड़कर, यानी किसी व्यक्ति को लेकर आना है, कोई व्यक्ति को उठाया है, कहने का उठाने का मतलब क्या, बंदी बनाए हैं, तो यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर जो है न्यायालय के सम्मुख जो है पेश करते हैं। और यह अनुच्छेद किसके तहत था, उधर अनुच्छेद 22 के तहत ना। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है किसके अंतर्गत आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है कि उपस्थित करे जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार कर सके। उसके अगर बंदी बनाए उसके बाद फिर अगला जो प्रक्रिया उसके तहत जो है विचार कर सके। आगे है परमादेश। परमादेश क्या होता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। आप समझ सकते हैं किसी को, हाँ कोई सरकारी कर्मचारी को यह जारी किया जाता है जब अपने किसी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, उस स्थिति में उसे परमादेश जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। जो जैसे अभी बढ़ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का जारी करता है, तो उसे परमादेश बोला जाता है। परमादेश किसको जारी किया जाता है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को जारी किया जाता है। ठीक है, और इससे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण भी एक पदाधिकारी को ही यानी अधिकारी को, बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बताना है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है, यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। प्रतिषेध किसको जारी किया जाता है, जैसे कि होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट कोई गलती कर बैठा है, कभी कभी देखते हैं कोई केस को जो है कहता नहीं है हम हाई कोर्ट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मतलब क्या है कि हाई कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। अगर जिला न्यायालय है, अगर जिला न्यायालय में कोई भी केस का सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, हाई कोर्ट को अपील करता है। तो वही चीज होती है, ये जो है ऊपरी न्यायालय जो है अपने निचले न्यायालय को जारी करता है। वो कौन सा अधिकार, क्या कौन सा रिट जारी करता है, वो प्रतिषेध रिट जारी करता है। ठीक है, आगे है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सेटिंग और ये होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जो है यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। कहने का मतलब, जो कोई मामला पहले, जो अगर कोई पहले से मामला है जो लंबे समय से चल रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो अगला आप अपील करेंगे तो वहां से ये लेटर जारी करेगा कि इस मामला को आप जो है वरिष्ठ न्यायालय को ट्रांसफर करें। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो उत्प्रेषण। और इसी को जो है
रीटों का क्या बोला जाता है, पोस्टमार्टम बोला जाता है, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार में ही आता है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार में ही आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किस रीट को जो है पोस्टमार्टम कहा जाता है, वो ऑपरेशन होता है। अब है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में बहुत सारी बातें हैं, सभी बातों को बताते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, थोड़ा देर पहले अभी बताया था ना कि कोई भी व्यक्ति किस हैसियत से ये काम कर रहा है। हैसियत का मतलब क्या, उसे कोई लीगली राइट नहीं है कि वो काम करे। जैसे पुलिस के बारे में कोई वाहन चेकिंग कर रहा है, उसका वो लीगली राइट नहीं है कि जो वो चेकिंग करे, ठीक है। वही चीज है कि सार्वजनिक संस्थान या कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसा कार्य करे जिसके लिए उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। इतनी बड़ी बातों को आप एक लाइन में समझ सकते थे पहले भी। जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, फर्जीवाड़ा जॉब कर रहा है, आपको जानकारी है, आप उस व्यक्ति के खिलाफ आप एप्लीकेशन कोर्ट को दे सकते हैं। कोर्ट डायरेक्ट उस व्यक्ति से सीधा सीधा ये सवाल उठा सकता है, आप किस हक से ये काम कर रहे हैं। आप अपने सभी जो भी कागजात है उसको लेके आप कोर्ट में उपस्थित होइए, ठीक है। यही होता है। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है क्या बोले हैं, संविधान का आत्मा बोले हैं। अगली बात है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। ये भी अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग ही है। क्या है कि अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग जो है अनुच्छेद 20 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो। ये क्वेश्चन इस बार SI मेंस में था शायद, ठीक है। जिसमें क्या था कि जो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि जब राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है जिसमें जो है कौन कौन से मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी सब, तो वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है बाकी सभी निलंबित हो जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। अनुच्छेद 32 है ना, ये आर्टिकल नहीं पहले सुन लीजिए। आर्टिकल 358 के तहत 19 समाप्त नहीं होगा और 359 के तहत 20 21 उल्टा बोल दिया आप। 300 क्या सुन लीजिए, 358 के तहत जो है आर्टिकल 19 को जो है समाप्त हो जाएगा, 58 के तहत 19 समाप्त हो जाएगा और 359 के तहत 20 21 समाप्त नहीं होगा। अभी जो जिस बात को हम पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद 352 जब लागू होता है उसे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं। वह 20 21 को छोड़कर सभी निलंबित होते हैं, वो अनुच्छेद 359 के अकॉर्डिंग है। सॉरी 259 है, 359 के अकॉर्डिंग, 359 के अकॉर्डिंग है, यानी 58 59। इसको एक लॉजिक में याद रखिएगा। जैसे देखिए 58 है, इसका मतलब 19 वाला क्या होगा, हाँ उससे ले 58 से रेट समझिएगा 8 इकाई अंक अगला 9 है, तो अगर 8 वाला यदि आएगा तो 9 वाला से संबंधित होगा। जब 9 वाला आएगा तो 9 के बाद क्या हो जाएगा, 0 से आ जाएगा। 0 का मतलब 20 21, अनुच्छेद 20 21 जो है 359 के अकॉर्डिंग 20 21 समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और 58 के अकॉर्डिंग जो अनुच्छेद 19 समाप्त, ठीक। आगे बात करते हैं केशवानंद भारती बाद जो आया था, कब आया था, 1973 में आया था, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकता है, ठीक है। और ये सब इसलिए इसमें बताया जा रहा है, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी संसद भी काम कर सकता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाज नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे मूल अधिकार बाद योग्य होते हैं, ठीक है या नहीं, ये बताना है आपको। मूल अधिकार बाद योग्य होते हैं या नहीं होते हैं, तो मूल अधिकार बाद योग्य होते हैं, ठीक है। हाँ, DPSP बाद योग्य नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए जो है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति या जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी न्यायालय का सहारा ले सकता है। यानी मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए आप जो है न्यायालय का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। आगे बताना है आपको, क्या हुआ, कोई दिक्कत? आगे अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, समझे। इसमें जो है अनुच्छेद 32 के बाद 33 में है, तो 33 में मार्शल वगैरह से, मार्शल लॉ से संबंधित है अनुच्छेद 33, जो कि ज्यादातर इंपोर्टेंट नहीं पूछता नहीं एग्जाम में कभी, ठीक है। हाँ, फिर आगे जो जैसे हम 36 जान लेते हैं, 36 में क्या है,
राज्यों की परिभाषा थोड़ी देर पहले बताए थे। उधर 12 में था मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग, इधर मौलिक कर्तव्य के अकॉर्डिंग कहाँ हो जाएगा, नीति निर्देशक तर्क से स्टार्ट हो जाएगा। 36 से लेकर कहाँ तक जाता है, 51 तक जाता है, जो किस भाग में आता है, भाग 4 में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कभी कभी आपको आयरिश संविधान भी दिखाई दे देगा, ये ध्यान रखिएगा कि उसी का नाम है आयरलैंड आयरिश। ठीक है, आगे बताना है आपको अनुच्छेद 38 के तहत क्या है कि राज्य जो है, देखिए जब हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, तो अभी 36 से 51 तक की यदि हम बात करेंगे ना, तो लगभग चीजें राज्य से संबंधित होगी। ठीक है, लगभग चीजें किससे संबंधित होगी, राज्य से संबंधित होगी। तो जिसमें जो है राज्य का काम होता है अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग कि समाज के कल्याण के लिए, कल्याण या अभिवृद्धि के लिए काम करेगा। राज्य सरकार का ये दायित्व है कि समाज के कल्याण या अभिवृद्धि के लिए काम करेगा। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात बताने हैं आपको अनुच्छेद 39 में क्या है, 39 में क्या है, आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग ही जो है कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, वह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39 में। 39 के तहत जो है कोई किसी, ठीक है, 39 के क में, 39 में क ख ग में ये बढ़ जाता है। ठीक है, 39 के क के बाद 39 का ग थोड़ा सा इंपोर्टेंट होता है। ग में क्या है, समान काम के लिए समान वेतन हो जाएगा, 39 के ग में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 40 बताना है। तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और ग्राम पंचायत यानी किससे संबंधित ही है, पंचायती राज, जिसका गठन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है, अनुच्छेद 243 ना, 243 के अकॉर्डिंग पंचायती राज का गठन होता है। और अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, जो कि भाग किस में के अंतर्गत आता है, राजभाषा, भाग 17 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे उसमें। अभी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है ये बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, ठीक है, या फिर जो वयस्क व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, उसको जो है मतलब काम करने का अधिकार जो है, जैसे देखते हैं कोई रिक्शा चालक रहता है, 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में भी काम करते रहता है, क्या कोई उसे मना कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने जीवन यापन के लिए वो काम कर सकता है। कुछ दशाओं का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुछ दशाओं, कोई व्यक्ति 50 साल का है, उसको मन है कि नहीं हम पढ़ाई करें, क्या पढ़ने से मना कर सकते हैं, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा आदि जो है प्राप्त करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 42 में क्या है, अनुच्छेद 42 में है प्रसूति सहायता जो प्रदान किया जाता है महिलाओं को, वो जो है अनुच्छेद 42 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 43 में बताना है क्या है, अनुच्छेद 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, कुटीर उद्योग का विकास। ठीक है, अनुच्छेद 43 में क्या है, कुटीर उद्योग का विकास जो है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आ जाएगा, अनुच्छेद 43 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 44 बताइए क्या है, तो समान डीपीएसपी यानी समान नागरिक संहिता। और देखिए ये सब क्वेश्चन बोलते कितना आसान लगता है, असाइनमेंट्स में ये भी प्रश्न पूछा गया था, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 44 के अकॉर्डिंग है। और एकमात्र राज्य जिस राज्य में लागू है यह, वह राज्य गोवा ना, उत्तराखंड बोल रहे हैं, लागू हो गया है कि प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, अभी तक देखे हैं कहीं आया है जो हो गया लागू, प्रस्तावित ही है। ठीक है, ठीक है, एकमात्र ही है जो समान नागरिक संहिता जो है लागू है, वो गोवा है। ठीक है, प्रस्तावित उत्तराखंड प्रस्तावित है। आगे आपको बताना है अनुच्छेद 44 तो हो गया, 45 थोड़ा देर पहले ही बताए थे। ठीक है, कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए जो है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, वो अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 46 बताना है। ठीक है, SC ST यानी कहने का मतलब जो है अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के लिए जो है शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करने का काम जो है राज्य सरकार कर सकती है। आगे जैसे हम लोग के समय में स्टार्टिंग देखते थे कि किसी बच्चे को क्या होता था कि पैसा मिलता था ना, सबको नहीं मिलता था, किसी बच्चे को मिलता, जो मतलब दुर्बल वर्ग के बच्चे रहते थे, जिसको क्या बोलते, छात्रवृत्ति, ठीक है,
छात्रवृत्ति मिलता था 600 रुपया या इस तरह से उस समय मिलता था, ठीक है। तो वो जो है वो राज्य सरकार का ये काम है और राज्य सरकार इसके लिए अपना नियम कानून बनाते रहता है, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 47 बता रहा है, क्या अनुच्छेद 47 में? मद्य निषेध, सही जा रहे हैं, मद्य निषेध, ठीक है। तो हाँ, आप समझिए ये राज्य का कर्तव्य है कि खान पान जो बोलते हैं कि एक ऐसा मतलब पोषाहार के स्तर को बनाए रखना, पोषाहार के स्तर को बनाए रखना, इसी के तहत जो है बिहार में शराबबंदी जो लागू है वह अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कानून बनाता तो बिहार सरकार स्पेशल यहाँ बंद नहीं होता, सब जगह करना होता ना। तो अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग जो है क्या है, शराबबंदी। इतना ध्यान रखिएगा तो पोषाहार के स्तर को राज्य सरकार बनाए रखेगा, ये अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 48 में बताइए क्या है? अनुच्छेद 48 में क्या है? पशुपालन, कृषि तथा पशुपालन, ठीक है, कृषि तथा पशुपालन। और अनुच्छेद 48 का क भी है, क्या है? ठीक है। अनुच्छेद 48 के क में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण जो है 50 में है, अच्छा सॉरी, ये वन्य जीवों का हो जाएगा, ठीक है, ठीक। कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 का क में क्या हो जाएगा? वन तथा वन जीवों का संरक्षण, ठीक है, वन तथा वन जीवों का संरक्षण 48 का क हो जाएगा। और 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण प्रदान करने का काम जो है राज्य सरकार का। जैसे देखिए ना क्या होता है, बहुत सारा, जैसे पटना में ही देख लीजिए जो संग्रहालय है या बहुत सारा चीज है, उसको राज्य सरकार का दायित्व है कि उसको सिक्योरिटी प्रदान करना, उसको संरक्षण प्रदान करना। वहाँ पे क्या बिहार पुलिस के ही जवान रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो का नहीं रहता है ना, ये राज्य का अपना अपना दायित्व है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, जो भी राष्ट्रीय महत्व के भवन है, वो सभी का संरक्षण प्रदान करने का काम जो है अनुच्छेद 49 के पड़े। अनुच्छेद 50 बताना है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, जिसे हम लोग पहले याद करने के लिए 50-50 बोलते थे। पृथककरण का मतलब होता है बांटना, अलग करना। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र यानी अलग करने की बात अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 बताना, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता वगैरह जो है, जिसे अनुच्छेद 51 को हम लोग विदेश नीति के रूप में भी जानते हैं। विदेश नीति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में ही, ठीक है। आगे अनुच्छेद 51 का क, ये 36 से 51 तक राज्य के नीति सिद्धांत जो भाग 4 के अकॉर्डिंग, भाग 4 के क जो आ जाता है, क्या आता है? मौलिक कर्तव्य, जो किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। आप लोग को एक चीज और बताइए कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है? कभी जब भी आप लोग पढ़ते हैं ना, ये सोचा करिए, जब एक क्वेश्चन आ जाए कि रूस के संविधान से ये मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, तो रूस के संविधान से और क्या क्या चीज लिया गया है? थोड़ा सा जोर डालिए तो। आएगा याद? रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917, 1789 बोलते हैं, ठीक है। 1917 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, 1789 में, उल्टा नहीं करना है। रूसी क्रांति में एक स्लोगन था, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान था, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा, देखिए उसमें क्या है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय पढ़ते हैं, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? न्याय रूस के संविधान से ही लिया गया है। और वो कौन कौन सा न्याय है, एक बार आप लोग, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय जो है ये रूस के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। और जो है एकता, अखंडता, बंधुता जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये दो, क्योंकि एक फ्रांसीसी क्रांति है और दूसरा क्या है? रूसी क्रांति, दोनों क्रांति से संबंधित है, इस चीजों को ध्यान रखना है। न्याय की बात करेंगे रूस के संविधान से, और जो है ये एकता, बंधुत्व जो बनाए रखे, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। ये नोट्स सभी लोग के पास है अवेलेबल, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं लगभग आज से 1 सप्ताह पहले, ठीक है, देखे होंगे, या लगभग व्हाट्सएप ग्रुप सब में भी डाल दिया गया है। आप जाके प्रिंट निकलवा लीजिएगा इसका, ठीक है।
और सभी लोग कोशिश करिएगा, यानी जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है लगभग सारा चीज, जितना अनुच्छेद जरूरत का है सब अनुच्छेद भी दिया गया है। यानी इंडियन पॉलिटी का लगभग समझिए 30 से 35 पेज में सब कुछ फिनिश है। ठीक है, छोड़ दे क्या, छोड़ दे, ठीक है, रहने दीजिए। क्लास सभी लोग रेगुलर रहिए, बाकी